जिंदगी में बुरे समय में मदद करने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मदद करने वालों का जीवन भर उपकार मानना चाहिए। खराब समय में मदद करने वालों को जो अच्छा समय आने पर भूल जाते हैं, ऐसे लोग दरअसल स्वार्थी कहलाते हैं और स्वार्थी व्यक्ति खुद की नजरों में भी गिर जाता है। साथ ही कठिन से कठिन समय में भी व्यक्ति को अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं तो आपको भी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसे सम्मान पाने के लिए पहले सम्मान देना पड़ता है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ, जो कि पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। श्रीनगर इस वर्ष इस लिस्ट में शामिल होने वाले 49 शहरों में से एक है जिसने क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में जगह बनाई है। अब इस नेटवर्क में 90 देशों के 295 शहर शामिल हो गए हैं। श्रीनगर ने देश के कई शहरों को पछाड़कर यूनेस्को की इस लिस्ट में जगह बनाई है। किन खासियतों की वजह से श्रीनगर को चुना गया है और कैसे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लिए शहरों को चुना जाता है, भारत में ये दर्जा और किन किन शहरों को प्राप्त है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। खूबसूरत वादियां, डल झील, सूखे मेवे और परंपरागत हस्तशिल्प की अनमोल विरासत, ये सब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की पहचान है। अपने बेजोड़ कलात्मक हुनर की वजह से श्रीनगर ने दुनिया भर में अनूठी पहचान बनाई है। यूनाइटेड नेशंस शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 8 नवंबर को जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में शामिल किया था। इस लिस्ट में शामिल होने के साथ ही श्रीनगर दुनिया के 295 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में आ गया है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर खुशी जताई और स्थानीय जनता को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, यूनेस्को ने श्रीनगर की बेजोड़ लोक और शिल्पकला को अपने संदेश में बाकायदा इंगित किया है। इस अचीवमेंट से शहर की सांस्कृतिक कला और विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर केंद्र शासित प्रदेश के इस नायाब शहर के वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय कलाकारों और बुनकरों की नई और वैश्विक पहचान बनेगी। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के स्थानीय प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को भी इसका श्रेय दिया। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने कहा कि हर शहर में एक नया शहरी मॉडल विकसित करने की जरूरत है, जिसमें आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, लैंडस्केपर्स और नागरिक हों। उन्होंने कहा कि हम उन शहरों के बीच इंटरनेशनल कोऑपरेशन मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ काम करने का आग्रह कर रहे हैं, जिन्हें यूनेस्को बढ़ावा देना चाहता है। यूनेस्को ने वर्ष 2004 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत ऐसे शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को अपने विकास में एक स्ट्रैटेजिक फैक्टर के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को के मुताबिक रचनात्मक शहरों के रूप में नामित शहर स्थानीय स्तर पर अपनी विकास योजनाओं के केंद्र में रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्देश्य को रखने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में काम करते हैं। यूनेस्को रचनात्मक शहरों को शिल्प, लोक कला, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत कैटेगरी में नामित करता है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला की कैटेगरी में चयनित किया गया है। जयपुर के बाद श्रीनगर दूसरा ऐसा भारतीय शहर है जिसे इस कैटेगरी में चुना गया है। मुंबई को सिनेमा, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी, चेन्नई और बनारस को संगीत के लिए UCCN की लिस्ट में रखा गया है। यूनेस्को हर साल UCCN प्रोजेक्ट के लिए तमाम शहरों से आवेदन मंगाता है। भारत में संस्कृति मंत्रालय के जरिए ये आवेदन भेजे जाते हैं। संस्कृति मंत्रालय को इस बार कोलकाता, ग्वालियर, इंदौर और श्रीनगर शहर के नाम इस लिस्ट में शामिल करने के लिए मिले थे।
कोलकाता और इंदौर के आवेदन अधूरा रहने की वजह से मंत्रालय ने श्रीनगर और ग्वालियर शहरों के नाम यूनेस्को को भेजे। बता दें कि इससे पहले श्रीनगर ने साल 2018 में भी यूसीसीएन लिस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जो खारिज हो गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीनगर को यूसीसीएन का टैग मिलने से शहर की ग्लोबल आइडेंटिटी मजबूत होगी, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का रास्ता खुलेगा। श्रीनगर यूनिवर्सिटी दुनिया की अन्य क्राफ्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ जाएगी और स्थानीय क्राफ्ट की शोहरत और स्थानीय कलाकारों की आमदनी दोनों में बढ़ोतरी होगी। अगर श्रीनगर की आर्किटेक्ट देखना है ना, तो आप सीधे डल हिल चले जाओ। वहां पर जो हाउस बोट्स हैं, अरे क्या नक्काशी होती है, बहुत कमाल। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये बातें हमें पता तो हैं और श्रीनगर की अपने आप में एक पहचान है, ग्लोबल प्रतिबिंब, लेकिन जाहिर तौर पर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने के बाद ये चीजें कहीं ना कहीं एक बार फिर रिमाइंड हुई ठीक बात है। और धीरे धीरे जब और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा और ग्लोबल भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर तौर पर श्रीनगर के लिए, वहां के कलाकारों के लिए, कारीगरों के लिए ये उत्साहजनक बात जरूर है। और हस्तशिल्प के लिए भले ही आधिकारिक तौर पर श्रीनगर को वैश्विक पहचान मिली है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों की जो कलात्मक चीजें हैं उनकी भी दुनिया में काफी बड़ी मांग है। इनमें से कई ऐसी हैं जिनकी ग्लोबल मांग तो है, लेकिन हो सकता है हमारे देश में ही कई लोगों को प्रतिबिंब इसके बारे में पता ना हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये अब तंजावुर डॉल्स है ना, उसी को ले लीजिए। ये टेराकोटा का इस्तेमाल होता है और हाथ से बनाई जाने वाली ये डॉल्स अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतनी प्रसिद्ध हैं कि जो विदेशी डॉल्स के पीछे हम भागते हैं ना, अगर हमें पता लग जाए कि इतनी पहचान है, इतनी मांग है, तो हम इसी डॉल्स को अपने बच्चों के लिए लेके आएंगे घर। ठीक है, तो आज दर्शकों को बताते हैं क्या है ये टेराकोटा डॉल्स। तमिलनाडु राज्य का शहर तंजावुर। वृहद चोल मंदिरों के अलावा एक और चीज जो इसे दुनिया में मशहूर बनाती है वो है डांस डॉल्स के नाम से प्रसिद्ध तंजावुर डॉल्स। आपने कई जगह या फिल्मों में ये डॉल्स देखी होंगी, जिनका सिर और शरीर ऐसे हिलता है जैसे ये नाच रही हो। इन डॉल्स की आज दुनिया भर में मांग है। टेराकोटा से बनने वाली ये गुड़ियाएं वैज्ञानिक आधार पर बनाई जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का केंद्र और गुड़िया का कुल वजन उसके सबसे निचले बिंदु पर केंद्रित होता है, जिससे धीमे दोलनों या ऑसिलेशन के जरिए एक नृत्य जैसी निरंतर गति उत्पन्न होती है। हाथों से बनने वाली इन गुड़ियों में रंग भी हाथों से ही भरा जाता है। साल 2009 में इन्हें भारत सरकार की ओर से जीआई टैग भी दिया जा चुका है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। भारत में संसद की तरफ से 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया गया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। तो एक कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार भी है इन डॉल्स के पीछे, खूबसूरती भी है और जाहिर तौर पर जो जीआई टैग है, इतनी सारी बातें आज पता लगी और मेरा मन तो प्रतिबिंब है कि मैं भी अब तंजावुर डॉल जरूर अपने घर के लिए लूंगा। हाँ, और लगता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आती हैं ऐसी डॉल से। इसको देखकर ही आपका दिन बन सकता है। बिल्कुल, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अगर बच्चे इनसे खेल रहे हैं तो ये बहुत ही नेचुरल चीजों से बनी हुई है। हम प्लास्टिक की चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे आयाम हैं इन डॉल्स के, जो हमें आज समझ में और ज्यादा आए हैं। और अब इसके बाद आइए बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। और टेक क्लास में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लॉकचेन से जुड़ी जानकारी। इन दिनों हर कोई दूसरा शख्स आपको बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पर बात करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन क्या हर दूसरे बोलने और सुनने वाले को ब्लॉकचेन का मतलब पता है? ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या है ब्लॉकचेन तकनीक, कैसे काम करती है ये तकनीक,
और नेटवर्किंग की दुनिया में ये क्या बदलाव ला सकती है, इसे समझने के लिए देखिए टेक क्लास का हमारा आज का सेगमेंट। क्या है ब्लॉकचेन? जिस तरह से हजारों लाखों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ठीक उसी तरह से डेटा ब्लॉक्स यानी कि आंकड़ों की लंबी चेन को जोड़कर ब्लॉकचेन बनाया गया। ब्लॉकचेन में 3 अलग अलग तकनीक शामिल है, जिसमें इंटरनेट, पर्सनल की क्रिप्टोग्राफी और प्रोटोकॉल है। ब्लॉकचेन से बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को ऑपरेट किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें लेन देन का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जो सुरक्षित और आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन देन का एक डेटाबेस तैयार करती है। इस वर्चुअल बही खाते में लेन देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित ब्लॉकचेन को यूज करने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ये ब्लॉक एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं और इन्हें इनक्रिप्शंस के जरिए सुरक्षित रखा जाता है। ब्लॉकचेन को हैक करना मुश्किल है, इसलिए साइबर अपराध और हैकिंग को रोकने के लिए यह तकनीक सुरक्षित मानी जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके अलावा सरकार डाटा को एनकोड करके डिजिटल लेजर पर अपलोड कर सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लैंड डील को भी सरल बनाया जा सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन तकनीक पूरे विश्व के इकोसिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है और विश्व के लगभग सभी बड़े केंद्रीय बैंक इसे लेकर शोध कर रहे हैं। तो जी हाँ, कुछ भी हासिल करने के लिए, किसी भी चीज का उपयोग करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है, इसलिए हम ये सेगमेंट लेके आते हैं अपने दर्शकों के लिए। कहीं ना कहीं प्रतिभा, अभी हमने टेक्नोलॉजी की बात की, तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से और ज्यादा बढ़ रही है, फिटनेस को लेकर लोग थोड़े लापरवाह हो रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आप बैठे बैठे तमाम जो काम है वो कर सकते हैं और लोग जो है वो फिटनेस की तरफ ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम ये सेगमेंट लेकर आए हैं आपके लिए। और टेक्नोलॉजी के बाद अब बात फिटनेस की ही हम करेंगे। तन के साथ हम जानते हैं मन की तंदुरुस्ती भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि आजकल की तनाव भरी जिंदगी में मन की शांति ज्यादा मायने रखती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कैसे अपने एंगर को कंट्रोल करें। बड़े ही नहीं बल्कि कई बार बच्चों में भी बहुत गुस्सा नजर आता है। ऐसे में बच्चों को शांत करने के लिए, उनमें एंगर कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट की क्या सलाह है, आइए जानते हैं। एंगर इश्यूज बच्चों में भी बहुत होते हैं। और देखिए, जो एंगर इश्यूज है ना, ये एक जेनेटिक बिहेवियर नहीं है, एक लर्नड बिहेवियर है। या तो बच्चों ने अपने एनवायरनमेंट में इतना गुस्सा देखा है, या उन्होंने ऐसा मतलब मीडियम देखा है, चाहे वो टेलीविज़न देखा है जहाँ पे वो ऐसी पिक्चरें देख रहे हैं जहाँ पे वायलेंस है, या वो ऐसी वार्तालाप सुन रहे हैं जहाँ पे सिर्फ गुस्सा है, बात ही गुस्से से किया जाता है। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि एंगर बच्चों में अगर बचपन से शुरू हो जाएगा तो वो उनकी एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगी। उन्हें लगेगा ये ठीक है, ऐसे ही बातचीत करनी चाहिए, मगर बाहर जाके उनको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अगर आप गुस्से में बात किसी से करेंगे तो आपकी वो किरे किराए पे पानी फिर जाएगा। ज़रूरी है कि हम बच्चे के गुस्से का कारण समझें। कई बार बच्चे इसलिए गुस्सा करते हैं, जैसे मेरे पास आया था अनुभव, वो 10 साल का बच्चा था और मैंने कहा तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, हर चीज़ पे चीखते चिल्लाते क्यों हो, ना तुम अपनी माँ बाप की कोई बात सुनते हो। तो कहता है क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते हैं, वो मेरे पे चीखते चिल्लाते हैं, तो जैसे वो बात करते हैं तो वैसे मैं बात करता हूँ। मैंने देखा है कि वो कभी गुस्सा हो जाते हैं तो अपनी वो प्लेट पटक देते हैं। तो ये बहुत लर्नड बिहेवियर होता है। कोई भी बच्चा जेनेटिकली गुस्सा लेके नहीं आता है, तो हमें एनवायरनमेंट को अपने बहुत अच्छा रखना है और बहुत काम रखना है। तो मैं ज़रूर कहूँगी, जब माँ बाप रात को सोने से पहले बच्चों से अच्छी बात करें, स्पेशली जब वो सोने का टाइम हो, उनको जाके देखें और उनसे कहें कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और हम इतने प्राउड हैं आपको लेके, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सोचते हो और बड़े होके बहुत अच्छा ही बनोगे आप। तो बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। उसे लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप मेरे को इतना प्यार करते हैं और मेरे को इतना समझने की कोशिश करते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए।
तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि बच्चे में गुस्सा आना उसका एक अटेंशन मांगना है। अगर बच्चा कोई चीख रहा चिल्ला रहा है तो उसको एक आपकी नीड है, आप उसको प्लीज़ लिसन करिए, उसे समझिए, उसको टाइम ज़रूर दीजिए। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग फादर हैं, आपको रोज़ थोड़ा सा टाइम बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा जिससे बच्चा स्पेशल फील करे और उसे लगे कि उसकी कोई घर के अंदर अहमियत है। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अनुकूल और स्वस्थ वातावरण देना बेहद आवश्यक है अगर आप एंगर को रोकना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बच्चों पर खासतौर से एक्सपर्ट ने भी जोर दिया है, क्योंकि एनवायरनमेंट का सीधा सीधा असर बच्चों का जो बिहेवियर है, जिस तरह से वो सीखते हैं, उस पर पड़ता है। अगर हम चारों तरफ नेगेटिव चीज़ें देखेंगे और गुस्सा ज़्यादा देखेंगे तो उसका नेचर भी धीरे धीरे बदल जाएगा। यानी ये कहीं ना कहीं गार्जियन और पेरेंट्स और एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं अगल बगल, उसी पर निर्भर करता है कि बच्चे का स्वभाव आगे जाकर कैसा हो। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम संसद संवाद, 9:30 बजे आप देख सकते हैं ग्लोबल डिबेट, और 10 बजे देखिए डिप्लोमेटिक डिस्पैच। शाम के वक्त खास कार्यक्रमों की बात करें तो आप ठीक शाम 7 बजे देखिए समसामयिक विषयों पर चर्चा पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा आपका। और वुमेन अचीवर्स हमारा कार्यक्रम जो कि 7:30 बजे है मेरी कहानी। रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर विशेष बुलेटिन आज की खबर, और 8:30 बजे न्यू इंडिया डिबेट। रात 9 बजे आप देख सकते हैं द डिफेंडर्स, और 9:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे देखिए असेंबली डिबेट। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सोने, चांदी और अमेरिकन डायमंड से सजी रुद्र वीणा की झलकियों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। Type 1 diabetes is when there is a complete lack of insulin. And type 2 diabetes is a combination of insulin resistance and insulin deficiency. It is very important to accept that you have type 1 diabetes because that is the first step to overcoming this thing in your life. I used all of it not as an excuse, but as almost a mission for betterment. Yes, for me, selfishly, but also selfishly for people around me. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 13 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 13 नवंबर वर्ष 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में हुआ। रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेर पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी की थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। 13 नवंबर वर्ष 1873 में मुकुंद रामराव जयकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। भारत का आधुनिक इतिहास अधूरा रहेगा। जयकर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में पद ग्रहण किया। M.R. जयकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे। 13 नवंबर वर्ष 1998 में विश्व दयालुता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई। इसे वर्ष 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट, राष्ट्रों के दयालुता वाले गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा पेश किया गया था।
दयालुता मानव स्थिति का एक मूलभूत हिस्सा है जो जाति, धर्म, राजनीति और स्थान के विभाजन को जोड़ता है। इस दिन को कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में मनाया जाता है। वर्ष 2009 में सिंगापुर ने पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया और साथ ही इटली और भारत ने भी इस दिन को मनाया। और आज का इतिहास जानने के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कई मंचों से प्रतिबिंब आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बातें कही और खास तौर से वोकल फॉर लोकल का लगातार आह्वान किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि हमारे जो हुनरमंद कारीगर हैं उनकी कला को एक मंच देने के लिए देश के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें हुनर हाट का भी आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कलाओं के बारे में। और इन दिनों उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में हुनर हाट के साथ ही व्रज रज उत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें देश के कई नामी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी वृंदावन में भव्य ब्रज रज उत्सव का आयोजन किया गया है। यमुना किनारे वृंदावन कुंभ स्थल पर पहली बार आयोजित हो रहे ब्रज रज उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म और लीला स्थली के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद को 425 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे ब्रज विकास की परियोजनाएं जल्द धरातल पर दिखाई देने लगेंगी। आप सभी पूज्य संतों का एक साथ इतने बड़े पैमाने पर दर्शन करके हम सब धन्य धन्य हुए और आज ये सौभाग्य यहाँ पर तो एक नया महोत्सव आज से यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ब्रज के विकास के लिए कोई कोताही नहीं बरतेगी। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से ब्रज विकास की योजनाओं का प्रस्ताव मिला था जिसे मंजूर किया गया और आने वाले समय में योजनाएं धरातल पर दिखाई देंगी। ब्रज रस के इस उत्सव के साथ देश के हुनर को भी एक मंच दिया गया है। प्रतिभा जाति मत मजहब की मोहताज नहीं होती, वैसे ही जैसे रसकान किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के मोहताज नहीं थे। मैं ब्रजरस उत्सव 2021 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में इस आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। सभी लोग जब मिलकर के इस अभियान के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का तो गठन ही इस बात को लेकर किया गया है जिससे ब्रज क्षेत्र के तीर्थ के महात्म को हम लोग पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित प्रसारित भी कर सकें और साथ साथ यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु को उस प्रकार की सुविधा भी दे सकें। यहाँ मुख्यमंत्री ने हुनर हाट और शिल्प मेले का शुभारंभ भी किया और संतों के साथ भोजन भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहे। सांसद हेमा मालिनी ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए ब्रज रज उत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रमों और विशेष कलाकारों के बारे में बताया और सभी ब्रजवासियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया। यहाँ हुनर हाट के बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेश से, पूरे देश के कोने कोने से आए हैं। एक तरफ खान पीन का सब कुछ है इधर, और यहाँ पे कलाकारों का आर्ट एंड क्राफ्ट का यहाँ पे प्रदर्शित किया है। ये सब देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मथुरा में पहली बार हो रही है ऐसा। तो हम इसके जो मंत्रालय जो है उनके हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया और वो इस कार्यक्रम को यहाँ पर लाकर दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि ब्रज रज उत्सव 19 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान कई प्रसिद्ध कलाकार यहाँ प्रस्तुति देंगे।
प्रीति, ब्रजरज में कैलाश खेर परफॉर्म करने वाले हैं, अनूप जलोटा परफॉर्म करने वाले हैं, महाभारत नाटक का मंचन वहां पर होने वाला है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बिल्कुल, यानी एक बड़ा उत्सव है जिसमें कई बड़ी प्रस्तुतियां हैं जो आगे आने वाले समय में भी लोग देख सकते हैं। और फिलहाल इजाजत लेने का वक्त हो चुका है। जाते जाते आपको मिलवाएंगे आज के कलाकार से, और आज के कलाकार हैं मोहन वीणा के निर्माता और ग्रामी अवार्ड के विजेता विश्व मोहन भट्ट। पंडित रविशंकर के शिष्य विश्व मोहन भट्ट पद्म भूषण, पद्मश्री के अलावा अनेक बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं इनकी सुमधुर प्रस्तुति के साथ। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।